नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। कहानियाँ सुनने में जो मज़ा है वो देखने में नहीं, इसलिए अपने ईयरफोन कानों में लगा लें और आंखें बंद करके मज़ा लीजिए आज की कहानी का। आज की कहानी हमें भेजी है उदयपुर के रहने वाले अभय जी ने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहानी के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक और अपनी मेल आईडी दे रखी है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या अनुभव है तो आप हमें मेल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे आपके लिए और कहानी बनाने का मोटिवेशन। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। अभय जी बताते हैं, ये आज से 3 महीने पहले की घटना है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आकांक्षा घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश की एक जगह खज्जर गए हुए थे। वहाँ के ही एक फार्म हाउस को मैंने किराए पर लिया था। मुझे प्राइवेसी बहुत पसंद है, इसलिए मैं किसी होटल में रुकना पसंद नहीं करता। मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है जिसको मैं संभालता था, पर घूमने आया हुआ था, इसलिए कुछ दिनों के लिए बिजनेस पिताजी और मैनेजर ही संभाल रहे थे। फार्म हाउस पहुंचकर आकांक्षा बहुत खुश थी, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। चारों ओर जंगल था। प्रकृति की सुंदरता का ऐसा नज़ारा यहीं देखा जा सकता था। फार्म हाउस के लगभग 700 मीटर के दायरे में कोई गांव या घर भी नहीं था। हमें आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि आकांक्षा बीमार पड़ गई, क्योंकि पिछली रात को वो घंटों बर्फबारी का मजा ले रही थी। अब उसको ठंड लग गई। आज भी शाम से ही बर्फबारी हो रही थी। करीब 8 बज रहे थे। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा, जो बेहद सुंदर था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और जंगल में घूमने चला गया। चांदनी रात थी और ऊपर से बर्फबारी। जंगल का नज़ारा बेहद सुंदर था। अभी मैं जंगल से कुछ दूर ही गया था, एक लड़की मुझे भागती हुई मेरी तरफ आती दिखाई दी। वो मेरे पास आकर मदद मांगने लगी कि एक आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने उसको ढांढस बंधाया और उसको साथ लेकर थोड़ी दूर तक देखा, पर कोई नहीं दिखा। मैंने मन में सोचा कि शायद वो आदमी मुझे देखकर चला गया होगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने केवल एक काली साड़ी पहन रखी थी और वो ठंड से और डर से काँप रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ और किसके साथ रहती है। उसने बताया कि वो पास के गांव से ही है और अकेली रहती है। मैंने उससे कहा कि तुम सुबह अपने घर चले जाना और आज रात मेरे यहाँ ही रुक जाओ। अभी जंगल के रास्ते से घर जाना ठीक नहीं होगा। वो मान गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अप्सरा। वो मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। जैसा उसका नाम था वैसी ही वो खुद थी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। बहुत सुंदर बदन था उसका, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, और उसकी मुस्कुराहट बेहद मनमोहक थी। उसकी आंखें नशीली थी। मैंने जब से उसको देखा था मैं बस उसके ही बस में हो गया था। हम फार्म हाउस पहुँचे। फार्म हाउस पहुँचकर मैंने आकांक्षा को सब कुछ बताया। अप्सरा अभी भी काँप रही थी। आकांक्षा ने सबके लिए खाना बनाया और हम खाना खाने लगे, पर अप्सरा कुछ नहीं खा रही थी। हमें लगा कि वो डरी हुई है, इसलिए खा नहीं रही होगी। आकांक्षा सोने चली गई। मैं रोज़ विस्की के 2 पैक पीने के बाद ही सोता था, तो मैं सोफे पर बैठकर विस्की का मज़ा ले रहा था। अप्सरा का इंतज़ाम हमने गेस्ट रूम में कर दिया था। मेरी आंखों के आगे बार बार अप्सरा ही आ रही थी। उसके बदन की वो खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया था। तभी मेरी नज़र गेस्ट रूम के दरवाजे पर पड़ी। अप्सरा गेट पर खड़ी होकर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने स्माइल की और अंदर आने का इशारा किया और अंदर चली गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे चला गया। कमरे के अंदर अप्सरा अपनी साड़ी खोलकर बेड पर लेटी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और कमरे का दरवाज़ा भी बंद करना भूल गया था। मैं उसको चूमने लगा। मैं उसकी बाहों के आगोश में मदहोश होने लगा था। मैंने उसके हर अंग को चूमा। फिर अप्सरा मेरे ऊपर आ गई और हम दोनों संभोग करने लगे। कभी वो मेरे ऊपर होती थी, कभी मेरे नीचे, और पता ही नहीं चला कब 1 घंटा गुजर गया। इसके बाद हम दोनों बिना कपड़ों के ही सो गए। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। तभी एक आवाज़ से मेरी नींद टूटी।
मैंने दरवाजे पर आकांक्षा को रोते हुए देखा। फिर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने तुरंत अपने कपड़े पहने और आकांक्षा के पीछे पीछे ऊपर बेडरूम की तरफ गया। आकांक्षा ने अपना सामान पैक कर लिया था और वो जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा और कहा, आकांक्षा एक बार मेरी बात तो सुनो, आकांक्षा। पर उसने कुछ नहीं सुना और वो चली गई। मैं उदास होकर वापस अंदर आ गया। सोफे पर अप्सरा बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं उसको देखकर सब कुछ भूल गया और फिर हम दोनों कमरे में चले गए और संभोग करने लगे। अब अप्सरा और मैं साथ ही रहने लगे थे। हमें साथ रहते हुए 1 सप्ताह हो गया था। अप्सरा मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी, पर वो खुद खाना नहीं खाती थी। मुझे उसके साथ रहना बहुत पसंद आने लगा। मैं फार्म हाउस से बाहर तक नहीं जाता था। खाना खाने के बाद हम हर रात संभोग करते थे। संभोग के बाद मुझे नींद आ जाती थी। सोते हुए कभी कभी मुझे एहसास होता कि अप्सरा पास नहीं है, पर मैं जाग नहीं पाता था क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में होता था। मैं अप्सरा से पूछना चाहता था कि वो रात में कहाँ जाती है, कमरे में क्यों नहीं रहती और वो खाना क्यों नहीं खाती, पर पूछ नहीं पाता था क्योंकि जब भी कोशिश करता वो मुस्कुराकर मुझे बाहों में भर लेती और मैं सब भूल जाता था। एक दिन घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि 4 आदमी दरवाजे पर है। मैंने पूछा कि क्या काम है। उनमें से एक बोला, साहब गांव के 2 बच्चे 4 दिन में गायब हो गए हैं। हम उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। क्या आपने किसी बच्चे को आसपास देखा है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, ना ही यहाँ कोई आया है। मैं जब पीछे मुड़ा तो मैंने देखा अप्सरा हॉल के फर्श पर बिछे कालीन को ठीक कर रही थी, जैसे उसको किसी ने हटाया हो। थोड़ी देर बाद अप्सरा कमरे के अंदर गई। मैंने तुरंत कालीन को हटाकर देखा तो मुझे बेसमेंट के अंदर जाने का दरवाजा दिखा। मैंने तुरंत वो कालीन वापस बिछा दिया क्योंकि मुझे अप्सरा के वापस आने के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अप्सरा ने आज भी बड़ा लजीज खाना बनाया था, जिसकी खुशबू से भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। पर जब उसने डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा तो मैंने कहा कि मैं कमरे के अंदर खाना खाऊंगा, तुम यहीं खा लो। और मैं खाना लेकर बेडरूम में चला गया। वहाँ जाकर मैंने खाना खिड़की से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद अप्सरा अंदर आई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। इसके बाद उसने मुझे बाहों में ले लिया और मेरे होठों को चूमने लगी। फिर उसने मेरे कपड़े उतार दिए और फिर हम संभोग करने लगे। संभोग करने के बाद मैं थक गया पर सोया नहीं, केवल सोने का नाटक करता रहा। थोड़ी देर बाद अप्सरा बेड से उठी और बेडरूम के बाहर चली गई। बेसमेंट के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसके बाद किसी के कुछ खाने की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर मांस खा रहा था। मैं धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों से नीचे गया। बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते ही बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अंदर का नज़ारा देखकर मैं सन्न रह गया। अंदर 2 बच्चों के कंकाल पड़े थे और अप्सरा बहुत डरावनी दिख रही थी। उसके लंबे नाखून थे और चेहरा बहुत ही भयानक था। वो काली पड़ चुकी थी। एकदम से वो इंसान से चुड़ैल बन गई थी। वो एक बच्चे के शरीर को खा रही थी, जिसको वो आधा खा चुकी थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो दौड़कर मेरी तरफ आई। मैं घबरा गया, पर घबराहट से ज़्यादा मुझे खुद से घिन आ रही थी और बहुत गुस्सा, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की के साथ संभोग कर रहा था जो नरबख्शी थी। मैं उसकी ओर चिल्लाया और पूछा, कौन हो तुम? तुम बच्चों को खाने वाली डायन या चुड़ैल हो या फिर नरबख्शी औरत? वो हंसने लगी। तभी उसने मेरे हाथ के अंगूठे को अपने मुंह में दांतों से पकड़ लिया और मैं दर्द से चीखा। उसके दांत बेहद नुकीले थे। उसने मेरा अंगूठा दांतों से काटकर अलग कर दिया। मुझे बेहद दर्द हो रहा था, पर मैंने हिम्मत करके उसे जोरदार धक्का दिया और भागकर बेसमेंट से बाहर आ गया। फिर बेसमेंट के गेट पर मैंने सोफ़ा रख दिया और सोफे के ऊपर एक भारी अलमारी, ताकि वो नरबख्शी कहीं जा ना सके। फिर मैं दौड़कर पास के गांव वालों के पास गया और सारी बात बताई। गांव के कई आदमी मेरे साथ फार्म हाउस आए। उनके हाथ में डंडे और मशाल थी। जब वो बेसमेंट के अंदर गए तो अंदर वही नरबख्शी अप्सरा थी और बच्चों के कंकाल पड़े थे। उसने तीसरे बच्चे को भी पूरा खा लिया था। तभी वहाँ पड़े बच्चों के कपड़ों में से
एक शर्ट के कपड़े को एक गांव वाले ने पहचान लिया और वो रोने लगा। फिर रोते हुए बोला, इस नरबक्षी को तो मार देना चाहिए। और फिर सभी गांव वाले उस अप्सरा पर डंडे बरसाने लगे और मार मार कर उस नरबक्षी को अधमरा कर दिया। फिर उनमें से एक ने उस नरबक्षी औरत पर केरोसिन छिड़क दिया और आग लगा दी और अप्सरा वहीं जलकर खाक हो गई। मैं उदयपुर से आ गया, पर यह हादसा कभी भूल नहीं सका और शायद जिंदगी भर भूल भी नहीं पाऊंगा।